तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो सेशन है वो पेट परीक्षा का पेपर सेट मैं कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस समय घर पे आया हुआ हूँ और आपको मैंने बताया कि मैंने लैपटॉप घर पे ही छोड़ दिया, इलाहाबाद में ही छोड़ दिया, दीदी के घर छोड़ दिया था और उसको लेके भी आया तो वहाँ पे चार्जर छोड़ दिया। मतलब किस्मत ख़राब चल रही है, इस वजह से लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे नेट की भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको यहाँ पे पेट का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। दो दिन तक 11 तारीख तक आपके लाइव सेशन नहीं हो पा रहे हैं, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। लेकिन 12 तारीख से आपकी रेगुलर हो जाएगी। 11 को ही मैं कोशिश करूँगा कि आप लाइव सेशन देख सको, तो कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, पहले सवाल से बढ़ते हैं और ये सवाल जो है बहुत इजी हैं। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ऑफलाइन बैच ही है लेकिन आपको ऑनलाइन तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो पहला सवाल है, मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने जारी किया था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शेरशाह। ये सवाल मैंने आपको कराया भी हुआ है, जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराई थी एसएससी और उसकी, तो वहाँ पे कराया हुआ था। कौन सा होना चाहिए? तो शेरशाह ने पहले सिक्का जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंदवरताई। कौन था? तो आपके आंसर क्या होने चाहिए? आप फटाफट कमेंट भी करते रहिए, जिससे आपके आंसर आपको पता रहे कि आप सही कर रहे हो या नहीं सही कर रहे हो। उतबी थे, ठीक है, उतबी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तन फुहार किसके तट पर स्थित है? ताम्रपरणी, कावेरी, पेरियार, वैगई। किसके तट पर है? तीसरा नंबर जो प्रश्न है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, किस पे है? फुहार या काकंदी जो है, फुहार को ही काकंदी नाम से जाना जाता था। तीसरे का जो बी ऑप्शन है वो कावेरी नदी के तट पर है, इसको काकेंदी नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। यहाँ पे चीज़ें एकदम क्लियर उस तरीके से नहीं दिखती जैसे मेरी क्लासेज रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे नंबर पे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे नंबर का कौन सा सही होना चाहिए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? स्वर्ण सिकिरता, पलासिना, गंगा, ऋजुपालिका। कौन सी नदी है चौथा नंबर का? आप लोग कमेंट करके बताते रहिए फटाफट। चौथे नंबर का कौन सा होना चाहिए? कौन सा नंबर होना चाहिए? चौथे का डी ऑप्शन आ रहा है। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा, ब्रह्मगिरी। पांचवे का कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, जिससे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। पांचवे का जो होगा, पांचवे का आंसर है बी, यानी संगनकल्लू से राग का टीला प्राप्त हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व शामिल किए गए, प्रारंभ हुआ था? ठीक है, कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? कह रहे भारतीय परिषद 1861, 92, 1909 या 1919। कौन सा होना चाहिए? तो 1892 में होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1892 में चुनाव तो शामिल किया गया, लेकिन चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। चुनाव जो शब्द था उसका उल्लेख नहीं मिलता, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे और नेक्स्ट मतलब 7वें नंबर प्रश्न पे देखेंगे और समझेंगे, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता को की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, भारत के लिए पूर्ण स्वराज। 7वें का कौन सा होना चाहिए? ये लोग आप लोग फटाफट आंसर भी देते रहिए भाई, जिससे ये सेशन अच्छा भी बनता रहे। तो नमक कानून को रद्द करना था। नमक सत्याग्रह किससे था? खेड़ा सत्याग्रह, सॉरी, आपने सुना होगा साबरमती आश्रम से चले थे और दांडी को पहुंचे थे, तो इसलिए इसका नाम दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। दांडी पहुंच के उन्होंने क्या कहा था? एक मुट्ठी नमक उठा के नमक कानून को तोड़ दिया था। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 में, 1901, 1902, 1905। किस में हुआ था? 8वें नंबर का कौन सा सही होना चाहिए? 8 नंबर का कौन सा सही होना चाहिए?
1905 में यह स्थापित हुआ था। इंडियन होम रूल दो तरीके से, दो रूप में शामिल हुआ था, एक लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में और एक किसके नेतृत्व में, ये लोग आप लोग कमेंट करके बताइए किसके नेतृत्व में। जो प्रथम कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, लेडीज अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, एनी बेसेंट, मैं बता दे रहा हूं एनी बेसेंट, ठीक है। किस कांग्रेस ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? कह रहे किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाने की बात स्वीकार की थी? कलकत्ता, बेलगांव, कराची, बनारस, किस में हुआ था? 9वें का कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग जानिए कि 9वें का जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बनारस अधिवेशन 1905 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 10वें पे चलेंगे और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सही दिख रहा होगा, क्योंकि ये पीपीटी बनाने में मुझे और से ज़्यादा मेहनत लगी, क्योंकि ये मोबाइल पे बना रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया? किसकी बात कर रहे हैं? उत्तराधिकारी से किसने वंचित कर दिया और राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, कौन से होने चाहिए? 10वें का कौन सा होना चाहिए? ठीक है, 10वें का सी, डलहौजी ने किया था। 1856 तक इनका टाइम पीरियड था। अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो इनका 1848 से 1856 तक इनका टाइम पीरियड था, ठीक है, डलहौजी का। और इन्हीं की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प की नीति थी, वो बहुत ही चर्चा में रही। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु, यांगत्से, ब्रह्मपुत्र या हुंगांग है? कौन सी सबसे बड़ी नदी है? आपको पूछ रहे हैं 11 नंबर में, कौन सी सबसे बड़ी नदी है? 11 नंबर में कौन सी सबसे बड़ी नदी है? चीन की यांगत्से जो है, यांगत्से जो नदी है ये सबसे बड़ी नदी है। इसका जो क्षेत्रफल है ये करीब 6300 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, ठीक है, चीन की सबसे बड़ी नदी है एशिया की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 12वां नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बृहत ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, जब तेज हवा चल रही हो, जब रात बहुत ठंडी हो। कौन सा होना चाहिए 12 नंबर में? ठीक है, क्या होता है ये जो ज्वार भाटा है, क्यों आता है? ज्वार भाटा जो होता है ये रही, जैसे पृथ्वी है, ये जो मैं ये गोला बना रहा हूं जो डार्क में, ये पृथ्वी है, इसमें ज्वार भाटा कैसे आएगा? चंद्रमा जो नजदीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये ज्वार और भाटा आता है, ठीक है, बृहद ज्वार आता है। अगर सूर्य भी आ गया, अगर सूर्य इस तरफ आ गया तो निम्न ज्वार आएगा। अगर मान लो तीनों एक लाइन पे आ गए, तीनों एक लाइन पे आ गए, सूर्य और चंद्रमा एक ही लाइन पे आ गए, सूर्य इधर होगा, चंद्रमा ये रहा, तो ये बृहद ज्वार आने के सबसे बड़े चांस हो जाते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं अरब सागर, अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर। 13 नंबर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी जो मैंने भारतीय मानसून के बारे में पढ़ाया हुआ है, या 11th की जो एनसीईआरटी आपको पढ़ाई हुई, अगर आपने उसको देखी होगी 10 क्लास उसको देखी होगी, तो आपके भूगोल के बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे, यही चैनल पे आपको मिल जाएगा। 13 का जो है भूमध्य सागर से उठती हैं, ठीक है, भूमध्य सागर से उठती हैं और ये पश्चिमी विक्षोभ आता है। और पश्चिमी विक्षोभ जब भारत में आता है, जब ये इधर साइड आता है जम्मू कश्मीर साइड, तो हिमालय और तिब्बत के पठार द्वारा इसको 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। एक टुकड़ा मैदानी भाग में जाता है और दूसरा टुकड़ा उत्तर चीन की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, कह रहे 13 नंबर हो गया। 14 नंबर भारत की अवस्थिति पूछ रहे हैं कि भारत की अवस्थिति कौन सी होनी चाहिए 14 नंबर में। ये पेट के प्रश्न है, पेट और लेखपाल के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, लेखपाल के लिए हेल्पफुल हुआ है ये सेशन। और अगर आप सीटेट वगैरह की तैयारी करो उसके लिए भी हेल्पफुल है। यहाँ पे मेरे पास यही सेशन था, इसलिए मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ आज। जो भारत की अवस्थिति है, आपको पता है कि भारत की अवस्थिति कैसी है। भारत की अवस्थिति अगर मैं बात करूँ अक्षांशों में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री
6 मिनट उत्तरी नॉर्थ अक्षांश पे स्थित है। दूसरा अगर मैं देशांतर की बात करूं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में इसकी अवस्थिति है। यानी अगर इधर ऑप्शन आप अगर देखोगे तो ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये 15 नंबर का। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी के कितने % थी? 29, 30, 31, 32 कौन सा होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट श्रेणी में मैं इसको डालूंगा। 15 का कौन सा होना चाहिए? तो 31% आप याद रखना, ठीक है। 2011 में 14 वर्ष से कम 31% है। इसी के आधार पे कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में जो आबादी होगी 24 प्लस वाले की होगी और वो 31% होगी और बच्चे होंगे जो मतलब कुल मिला के 50% तक जनसंख्या जो होगी 2030 तक 50% की जनसंख्या जो होगी युवा होगी। ये बहुत ही अच्छा है। साख पत्र L.C किसे दिया जाता है? एक निर्यातकर्ता को, एक आयातकर्ता द्वारा, सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा, जहाजी कंपनी द्वारा। 16 में कौन सा सही होना चाहिए? कौन सा सही होना चाहिए? तो इसमें आयातकर्ता द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है नागपुर, कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, नोएडा में। कौन सी जगह में स्थापित किया गया है? कौन सी जगह में स्थापित किया गया? तो आप इसका आंसर जानिए कि कानपुर में इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया? कानपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हुए, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और लोगों को शेयर भी कर दीजिए भाई, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। मैं लाइव क्लास ही लेता हूँ, ये आज पहली बार है। यहाँ पे मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि चार्जर मिसिंग है, इस वजह से आपको इस तरीके की क्लास देखनी पड़ रही है, ठीक है। और शाम को 6 बजे सभी क्लासेस मिलती हैं। 1-2 दिन का गैप हो गया है, लेकिन शाम को 6 बजे मैं रेगुलर रहता हूँ, ठीक है। और थोड़ा स्वास्थ्य की भी गिरावट थी, इस वजह से मुझे डाउन होना पड़ा। 18 राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की थी। इंदिरा गांधी ने, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी द्वारा। 18 का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 18 नंबर का बताइएगा फटाफट। 18 नंबर का कौन सा सही होना चाहिए? 18 नंबर का सी ऑप्शन होगा, जनता सरकार द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? M1, M2, M3, M4। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे मैं चर्चा करूंगा किसी दिन डिटेल से। M1 बहुत सरल है, एक ही चीज में इसको समझना है, ठीक है। किसको माना जाता है? M3 को माना जाता है। M3 के बराबर जान लीजिए, M3 बराबर होता है M1 प्लस बैंकों में जमा अवधि। बैंकों में जमा अवधि मानी जाती है M3 बराबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, उसके पहले भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है योजना आयोग से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वित्त मंत्रालय से, वित्त आयोग से। किससे संबंधित है? 20वां नंबर का कौन सा सही होना चाहिए? 20वां नंबर का कौन सा सही होना चाहिए? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में डालना है इसको, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखना वित्त मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगर सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये नेक्स्ट सेशन है, 21 नंबर का प्रश्न है। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। L.M. सिंघवी समिति, P.K. थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, G.V.K. समिति, ठीक है। ये सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए लाए गए थे, या यूँ कहो स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए लाए गए थे। अब मैं बता दूं आपको, इसमें 21 का सी ऑप्शन सही होगा। एक बार आपको बता दूं कि बलवंत राय समिति जो आई थी, आया था 1956 में। बलवंत राय समिति 1956 में आया था, और ये अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, 1977 में आई थी,
ठीक है। जी.वी. के समिति जो थी या एल.एम. सिंघवी जो थी 1987 में आई थी, 1987 में आई थी। इस तरीके से मिला लेंगे तो आपको तीसरा ऑप्शन सही देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में मैंने डिटेल से बात किया हूँ, पूरी क्लास मैंने अभी पंचायती राज व्यवस्था की बताई हुई है, चैनल पे पड़ा हुआ, पूरा देख लेना। करीब आधे घंटे या 45 मिनट में पूरा आपका क्लियर हो जाएगा पूरा पंचायती राज व्यवस्था। और यूपीएससी के लेवल का मैंने बता रखा है, तो समझ जाइए कि उसमें कोई प्रश्न डाउट नहीं रह जाएंगे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। कौन सा सही होना चाहिए 22 का? आप लोगों को लाइव की तरह प्रीमियम वीडियो दिख रहा है, फटाफट लाइव में ही कमेंट करिए इसको, कौन सा सही हो रहा है? 22 का सी। मैं बाद में कमेंट आपके साथ में देखता रहूंगा। 22 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो लोकसभा में करिए या तो राज्यसभा में करिए, दोनों में आप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न जो है 23 नंबर, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहां से लिया गया? यूएसए से यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिणी अफ्रीका से, उपयुक्त में से कोई नहीं। किससे लिया गया है? 23 नंबर में किससे लिया गया है इसकी बात कर रहे हैं। किससे लिया गया है? तो 23 में डी से लिया गया है। जो शून्यकाल है, संसदीय प्रक्रिया भारत की ही देन है। ये जो है ये भारत का ही अमूल्य है, भारत का ही देन है, ठीक है। तो यहाँ किसी से लिया नहीं गया। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से एक सही है। राष्ट्र और राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। कौन सी सही होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जानते हैं कि भारत में एकल नागरिकता की बात की गई है, ठीक है। 25 क्वेश्चन हमने 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज उनसे निवेदन है सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन उसके बगल दबा देना। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर V.R. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। 25 का कौन सा होना चाहिए? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? 25 नंबर का कौन सा सही होना चाहिए? 25 का डी ऑप्शन सही होगा। सरदार पटेल जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 26 का कौन सा सही होना चाहिए? कौन सा सही होना चाहिए 26 का? छब्बीस का जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, बाहर के दाब से अधिक हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 27 नंबर। जीव विज्ञान नाम दिया गया अरस्तु, लैमार्क, डार्विन, लिनियस। किसने दिया था जीव विज्ञान का नाम? किसने दिया था? 27 का आप लोग थोड़ा सा देखते रहिए ना, 27 का कमेंट भी करते रहिए। 27 का किसने दिया था? 27 का भी लैमार्क ने दिया था जीव विज्ञान। लिख रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। कौन सा सही होना चाहिए? 28 का कौन सा होना चाहिए? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? एक कहते हैं ना कि एक मोनोसैकराइड है, एक पॉलीसैकराइड होता है, तो ये पॉलीसैकराइड के लिस्ट में आता है। सेलुलोज को जब तोड़ा जाएगा या गर्म किया जाएगा या इसका विखंडन किया जाएगा तो ये कई मोनोसैकराइड में टूटेगा, ठीक है। सैकराइड में आप जानते होंगे मोनोसैकराइड होता है, एक ओलिगोसैकराइड होता है, एक पॉलीसैकराइड होता है, ठीक है। इस पर मैं चर्चा करूंगा। फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। किससे संबंधित है? 29 में कौन सा सही होना चाहिए? जाहिर सी बात है फोटो सेल यानी जो आपकी जो सौर सेल होता है उसी के बारे में बात करें, जो आपने देखा होगा सड़कों पे लगा रहता है। सड़कों पे आजकल बहुत सारे स्कीम लग रहे हैं, तो ये किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। ये एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवणता की, खगोलीय दूरी की। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इजी प्रश्न है, 2021 में आया हुआ प्रश्न है ये। 2021 का प्रश्न मैंने उठाया हुआ है ये। आप लोगों का प्यार रहा तो मैं सारे 10 साल के पेपर में आपको 10 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा और गारंटी है उसके बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे।
अगर आप लोगों का प्यार रहा पेट संबंधी आपको कमेंट करिएगा। आपको अगर ये इस सीरीज की चाहिए वीडियो तो आप कमेंट करके हाँ यस कुछ भी लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को चाहिए। और इसके अलावा जो यूपीएससी की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं वो चलेंगे ही, पॉलिटी की सेट चल रही है चलेंगे ही। जो ये मॉडर्न हिस्ट्री अभी स्टॉप लगा हुआ है, अभी उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी रक्षाबंधन के बाद ही हो पाएगा ये सब काम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? जानते हैं खगोलीय दूरी की, खगोलीय दूरी है। ठीक है, आप जानते हैं कितना होता है? तो ये प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10 की पावर जो होगी 15 होगा, 10 की पावर 15 होगा। और इसी को अप्रॉक्स में ये 10 मान लेते हैं कि अप्रॉक्स में कहा जाता है 10 की पावर 16 मीटर की बराबर होता है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है मैथमेटिक्स से है, और छोटा छोटा प्रश्न देखेंगे मैथमेटिक्स का ही। ठीक है, कह रहे हैं 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक बार आप लोग ट्राई कर लीजिए फटाफट। ठीक है, मैं मानता हूं जो संख्या है वो है 10x प्लस वाई, मतलब एक्स वाई जब लिखा जाता है तो x की पोजीशन 10 है और y की पोजीशन ये है। कह रहे हैं अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूं, किसमें? इसमें 10x प्लस 18 10x प्लस वाई का में 18 जोड़ दूं, इसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अगर उस संख्या के 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी बदल जाते हैं तो उल्टा लिखना पड़ेगा। जब आप इसको करेंगे यहाँ पे 18 जोड़ दीजिए, आप जोड़ेंगे, जब इसको सॉल्यूशन लेंगे तो एक समीकरण बन के आएगा। वो समीकरण क्या बन के आएगा मैं आपको अलग लिख रहा हूं। वो समीकरण बन के आएगा जब आप इसको घटाएंगे जोड़ेंगे x माइनस वाई बराबर 2 आएगा। ठीक है, आ गया इतना। अब इसका मतलब है कि x बराबर 2 प्लस वाई आ गया, 2 प्लस वाई आ गया। ठीक है, और दूसरा करें अंकों का गुणनफल 8 है। अंकों का गुणनफल क्या है? एक्स वाई बराबर क्या है? x इंटू वाई बराबर 8 है। आप यह कर सकते हो कि x बराबर 8/y कर सकते हो या नहीं? एक समीकरण आपको ये मिल गया और एक समीकरण ये मिल गया। x का मान अब इसमें रख दीजिए आप। x का मान जब आप इस समीकरण में रखेंगे, जिसको समीकरण 1 में बना दे रहा हूं, इसमें समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या होगा? x माइनस वाई, एक सेकंड सवाल ही गायब हो गया। हाँ जी रुकिए, यहां पे क्या होगा? अब आपके मैं कर दे रहा हूं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ रहा है, और आपने क्या निकाला? x बराबर 8/y मिला आपको। अब इसका मान मैं यहां पे रख रहा हूं x के स्थान पे, 8/y माइनस वाई इक्वल्स टू 2 आ रहा है। अब y को दोनों तरफ गुणा कर दो, 8 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2y। एक समीकरण आ गया। अब इससे आपको y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर y की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, और x की वैल्यू आएगी 4। इस तरीके से तो समीकरण में क्या होगा? आपका जो संख्या है, संख्या ज्ञात करिए, संख्या क्या होगा? 4 और 2 होगा, 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर जो होगा, जो आंसर होगा आपका, कहाँ गया भाई, जो आंसर होगा 42 आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे इतनी बार स्क्रीन चेंज हुआ कि आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो गई हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की महामारी में मृत्यु हो गई। बची हुई जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या भी 28-27-4 है तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी रही होगी? मैं हिंट कर रहा हूं, सीधे आंसर बताऊंगा। आप क्या करेंगे? माना कस्बे की जनसंख्या, पहले शुरुआत करेंगे कि मान लो कस्बे की जनसंख्या जो थी शुरुआती में 100 थी, परसेंटेज के हिसाब से 100%। महामारी से जो शेष बची उसको मानेंगे 95, क्योंकि 5% कम होगी। घबरा कर गए कितने? घबरा कर कितने गए? घबरा के 8% लोग गए। यानी अब बचे कितने? शेष लोग कितने हैं? 95 गुणे, अब 100 में से 8 घटाओगे तब बचेगा 92 बटे 100। कितनी जनसंख्या थी? टोटल 100 थी। और बचेंगे कितने फिर? इसका गुणा करोगे तो आएगा आंसर 87.40 आ जाएगा।
आ गया 87.40 आ जाएगा। और देख लीजिए 87.40 क्या है, 87.40 बराबर है, अब यहां पे मैं मिटा रहा हूं, इसको याद रखिएगा आप लोग। 87.40 जो है परसेंटेज बराबर है कितनी जनसंख्या दी गई है, शेष जनसंख्या 88,274। अब तो आपको मालूम हो जाएगा, यानी यहां पे 100 करेंगे, अब इसको गुणा कर देंगे, इतना परसेंट है, इतना परसेंट ये है, तो 100% कितना होगा, तो आप कर लेना। जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,01,000 जनसंख्या थी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। कह रहे 10, 20, 1 का वर्गमूल कितना होगा, 91, 99, 101, 111, कौन सा होना चाहिए। तो आपको वर्गमूल निकालने का जो वो भाग विधि है वो ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आप क्या करेंगे, 10, 20, 1 का भाग विधि से वर्गमूल करेंगे, पीछे से जोड़ी बनाते रहिए। जब बनाएंगे 1, 1 का 1, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 आए, इनको जोड़ेंगे और यहाँ पे कट गया, बचेगा 2 का जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के बाद 0 चढ़ा देंगे, 0 आ जाएगा, 0 चढ़ने के बाद ये 1 आ जाएगा, 201 आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 चढ़ा दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 20 बन गए, यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, फिर 1 लिखेंगे, 1, 1 के 1 करेंगे, 201 आ जाएगा, यानी 101 का ये वर्गमूल हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। अब बाकी मैं पेन टैब से बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह डिटेल से मैं बातें करूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर इन क्वेश्चनों को शामिल कर लूंगा। ठीक है, 2/4, 5/8, 7/12 और 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। इनका औसत ज्ञात करना है आपको। औसत कैसे ज्ञात होगा, औसत कैसे ज्ञात होगा, औसत बराबर एक फॉर्मूला याद रखिएगा। औसत ज्ञात करने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या कर देना। यानी इसको ऐसे बोला जाता है, जो x बार मैं लिखूं, अगर x बार मतलब औसत है, तो सिग्मा ऑफ x डिवाइडेड बाई n, वेयर n इज नंबर, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ऐसे जोड़ के आप ज्ञात कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और आप अगर ये सेशन आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैंने 100 क्वेश्चन का एक सेटअप बना रखा है, ये सारे क्वेश्चन आप ही के लिए हैं। तो बस आज इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।